नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम संस्कृत इस विषय को लेकर और संस्कृत के भी बहुत ही अच्छे पार्ट यानी संस्कृत के व्याकरण को लेकर चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने जो चर्चा की है वो है स्वर संधि की, और स्वर संधि को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे सेंट्रल मिशन इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, चाहे आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, 7 के विद्यार्थी हो, कक्षा 8 के, 7 के, 9 के, किसी भी कक्षा के, या फिर आप किसी कंपटीशन क्षेत्र में यानी कि BSTC में, तो सब कुछ क्लासों में संस्कृत की जहां आवश्यकता है वहां पर संधि की बहुत जरूरत है, तो आप उसे पहले देखें, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं हमारी आगे की जो संधि है व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिए मित्रों बात करते हैं। अब वक्त है संस्कृत पढ़ने का। अब संस्कृत इस भाषा में जो संधियां होती है, हमने देखा था कि संधियां 3 प्रकार की होती थी। एक तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था कि व्यंजन का व्यंजन के साथ यानी व्यंजन प्लस व्यंजन तो भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि। स्वर प्लस व्यंजन तो भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो देखेंगे मित्रों कि व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर के साथ संयोग होने से जो विकार उत्पन्न होकर जो संधि होती है, जो योग होता है, जो संयोग होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने इसकी परिभाषा में संधि के परिचय में पूरी इसको स्पष्ट किया है। आप वहां से वो वीडियो, पिछले वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फिर उनको देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेंगे तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि होगी। और स्वर प्लस व्यंजन मिलेंगे तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। देखते हैं, आइए शुरू करते हैं हमारी व्यंजन संधि को। और व्यंजन संधि के जो भाग हैं, जो पार्ट है, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चरतु संधि, ऐसी हमारी कुछ संधियां हैं, उनमें हम वहां पर चर्चा करेंगे। तो क्रम से उनका एक बार सिस्टम से उनका देख लेते हैं स्वभाव। तो आप अपनी परिभाषा में लिख भी सकते हैं कि दो व्यंजनों के तथा स्वर और व्यंजन के संयोग से जो संधि होती है वो व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि में मित्रों हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में भी आज व्यंजन का जो पहला भाग है, जो पहला पार्ट है, उस संधि को हम पढ़ना चाहेंगे। व्यंजन संधि का जो पहला भाग है हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। कौन सी संधि? ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि को पढ़ने के लिए हमें कुछ समझना होगा। समझने से मेरा तात्पर्य यह है कि हम जब कभी भी स्वर संधि पढ़ रहे थे तो वहां 2 स्वर मिल रहे थे, स्वरों के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था। चाहे हम यण ऐसा य व र ल जहां कर रहे थे, य व र ल ऐसा कर रहे थे तो हम यण संधि कह रहे थे। गुण यानी कि गुण का मतलब हम कर रहे थे अ, ए या ओ, अ, ए, ओ ऐसा गुण कर रहे थे। गणेश है, सुरेश है, रमेश है, नरेंद्र है, महेंद्र है। इसमें वृद्धि हम क्या कह रहे थे कि दीर्घ आ, अय और अव, इनको हम वृद्धि कह रहे थे, यानी डबल मात्रा जहां पर अय की और अव की, ऐसा जनरली हमने देखा था, तो वृद्धि कर रहे थे। अयादि हमने क्या की थी? अयादि में हमने अय किया था, अव किया था, आय किया था और आव किया था। ऐसा हमने अयादि संधि में किया था। और भी हमने संधि जो पररूप और पूर्वरूप पढ़ा था, तो अ को कभी पररूप कर रहे थे, कभी पूर्वरूप कर रहे थे, कुछ शर्तों के आधार पर। तो यण माने यण का भाव हो जिसमें वो संधि यण संधि। गुण माने गुण का भाव हो जिसमें वो संधि गुण संधि। वृद्धि माने
वृद्धि का भाव हो जिसमें वो संधि कौन सी? वृद्धि संधि। और अयादि माने अय अव आय और आव ऐसा आदेश जहां हो वो संधि अयादि संधि। तो ठीक इश्चु का भाव हो जिसमें, इश्चु का भाव हो जिसमें वो संधि कौन सी? इश्चुत्व संधि। जैसे हम शिशुत्व कहते हैं, बालक आपने देखा होगा शिशुत्व, तो शिशु आपने देखा होगा तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? शिशुता पाई जाती। जो छोटा बच्चा होता है उसमें चंचलता पाई जाती है। शिशुत्व का भाव हो जिसमें वो शिशु है, मानवता का भाव हो जिसमें वो मानव है। तो ऐसे ही इश्चुत्व का भाव हो जिसमें वो इश्चुत्व संधि है। इसको एक सूत्र के द्वारा हम समझते हैं। आपने स्वर और व्यंजन की हमारी क्लास देखी हुई है, स्वर व्यंजनों को पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मित्रों, इस इश्चुत्व संधि का एक सूत्र है, उस सूत्र को आप समझ गए मतलब इश्चुत्व संधि खत्म। सूत्र लिख देता हूं मैं। इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इस्तुना इश्चु। इसे आप एक बार दोहरा लीजिए। इस्तो इस्तो इश्चुना इश्चु, ऐसा हमारा सूत्र है। तो अब इस्तो में जो आधा श दिखाई पड़ रहा है ऐसा ही स है। कैसा है? ऐसा ही स है। और फिर दिखाई पड़ रहा होगा आपको तो। क्या दिखाई पड़ रहा है? तो हमने वर्ग पढ़े थे मित्रों, आपको पहली क्लास में हमने वर्ग पढ़ाए थे। त वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ऐसा पढ़ाया था हमने। क ख ग घ ङ क वर्ग के हैं सारे। च छ ज झ य च वर्ग के हैं। तो हमने कहा था वहां पर कु माने क वर्ग, टू माने ट वर्ग, तू माने त वर्ग, प माने पू माने प वर्ग और चू माने च वर्ग। यानी सभी वर्गों में हमने स्पर्श व्यंजनों की बात की थी, तो वहां पर आपको बताया था। तो आप रूप चलाएंगे, आप जैसे साधु का रूप चलाएंगे, आप जैसे ऐसे करिए कि गुरु का रूप चलाएंगे तो गुरु क्या बनेगा? गुरु। तो तू का रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो। साधु का रूप चलाएंगे तो साधो, शिशु का रूप चलाएंगे तो साधो। तो देख पा रहे हैं कुल मिलाकर, तो इसको हम त वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? त वर्ग। अब त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं ये देखेंगे। तो श और त वर्ग में जो अक्षर आते हैं वो है त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध और न, ऐसा तो है हमारा इस्तो। स माने आधा श, जो सरोता वाला श है। अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, यानी कंठ कंठीय स। और हम देख पाएंगे आगे जो हमारा शब्द है वो है इश्चुना। इश्चुना क्या शब्द है? इश्चुना। तो आधा श देख पा रहे होंगे यहां भी आप, लेकिन ये श है कैसा? श षटकोण वाला। कैसा श? श षटकोण वाला श। और फिर चूना है ना, शिशुना। शिशु के रूप चलाएंगे आप तो क्या बनेगा? तृतीया में शिशुना। गुरु के रूप चलाएंगे तो गुरुणा। भानु के रूप चलाएंगे तो भानुना। ऐसे ही रूप बनेंगे। तो चू का आप रूप चलाएंगे, चू माने च वर्ग, च छ ज झ य, तो चू का रूप चलाएंगे तो चूना। क्या बनेगा? चूना। तो चू माने च वर्ग, तो माने त वर्ग। तो और आधा श और आधा ये दोनों श आपको दिख ही रहे हैं, तो च वर्ग लिख देते हैं। च, छ, ज, झ और य, इनके बिल्कुल सामने लिख देते हैं। त के सामने च, छ, ज
झ और य। स्तो के बाद, स्तो के योग में, स्तो के साथ यदि इश्चु माने स या त वर्ग के योग में यदि स या च वर्ग आता है तो क्या कर देते हैं, तो बाद में लिखा है इश्चु माने ये वाला श और चु माने च वर्ग, च छ ज झ और य। आप डायरेक्ट ऐसे समझें, अगर आपको बहुत इस सूत्र से भी काम नहीं चलाना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझें कि स या त वर्ग के बाद, स या त वर्ग के योग में, बाद में भी या पहले भी, कहीं भी आए, स या त वर्ग के पहले या बाद में स या च वर्ग आए तो फिर ये जो स या त वर्ग है, ये जो स या त वर्ग है इसको स या च वर्ग में ही बदल देते हैं। इसको इस तरह से समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए पहले ये स या त वर्ग था और ये इनके साथ आ गया, इनकी संगति में आ गया, इनके संगति में आ गया, तो ये जो स या त वर्ग था इनकी संगति में आ गया तो ये भी बदलकर क्या हो गया, श या च वर्ग हो गया। हम उदाहरण के जरिए इसको समझेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, सच्चित, सत धन चित, सत धन चित। अब इसको समझने से पहले, उदाहरण को करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि स आपने पढ़ा होगा मित्रों, ऐसे आप बिल्कुल ना पढ़े कि स के बाद में श आए तो ये वाला श कर देते हैं, ऐसा नहीं है। स के बाद में ये वाला स आए तो इस वाले स को कर देते हैं, त के बाद में च आए तो च कर देते हैं, ऐसा नहीं है। स के बाद में इन पूरे वर्णों में से स च छ ज झ य, स के बाद में इन पूरे वर्णों में से कोई भी वर्ण आ गया तो भी इस स को बदलकर क्या होना है, ये वाला श। इस त के बाद में चाहे स आ जाए, च आ जाए, छ आ जाए, ज आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस त के बाद में इनमें से कुछ भी आ जाए, ये त बदलेगा तो किस में बदलेगा, च में बदलेगा, अपने सिस्टम से बदलेगा। भाई त अपने वर्ग का पहला अक्षर है और च अपने वर्ग का पहला अक्षर है तो त बदलेगा तो किस में बदलेगा, च में बदलेगा, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे इस त के बाद में ज आ जाए, त के बाद में ये आ जाए, त के बाद में श आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, चाहे पहले आ जाए या फिर बाद में आ जाए। अब देखो ऐसे कैसा ही सिस्टम है। अब आप यूं समझे नहीं, यूं बिल्कुल गलत है कि भाई स के बाद में स आया तो ये सही होगा, स के बाद में कुछ भी आ सकता है, त के बाद में इनमें से कुछ भी आ जाए तब भी त को च में बदलना है। अब बदलना कैसा है कि सत प्लस चित, आप यहां देख पा रहे हैं यहां त है और इसके ठीक बाद में क्या है, चित का त। अब देखिए मित्रों, त आ रहा है, त वर्ग आ रहा है, ये त, और त के जस्ट बाद में सौभाग्य से च आ रहा है। क्या आ रहा है, च आ रहा है, त के बाद में च आ रहा है। अगर च ना आकर इनमें से स भी आ जाता, च भी आ जाता, ज भी आ जाता, ये भी आ जाता तो भी च, इस च को इस त को किस में बदलते, बदलेगा कौन, बदलेंगे ये इधर वाले, ये भी आप ध्यान में रखिए। भाई इनको बदलना है तो त को किस में बदलेंगे, त को किस में बदलेंगे, च में बदलेंगे, बदल देते हैं। श, च कैसा है, यहां आधा है, ये आधा है, फिर ऑलरेडी यहां क्या है, च है, उसको भी लिख लेते हैं, वो भी कैसा है, आधा है, उसमें कौन की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो दोनों में लगा देते हैं, और फिर क्या है, चित, सत चित। कैसे बदला मित्रों, आपने याद रखा होगा तो सत में जो त है वो व्यंजन था, उसके बाद में च भी व्यंजन था, व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर संधि कौन सी, व्यंजन संधि। अब हमने देखा कि ये जो त है ये त वर्ग का है, त वर्ग का है, और उसके बाद में च वर्ग का पहला अक्षर च आ रहा था तो त के बाद में कुल मिलाकर च आ रहा था, तो त के बाद में च आए, ज आए, कुछ भी आए, हमें च के त के स्थान पर क्या करना है,
च करना है, तो हमने कर दिया। त के स्थान पर हमने क्या कर दिया, च कर दिया, आधा च। अब दोनों च मिलकर लिख दिए। और भी उदाहरण देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। उदाहरणों से आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। भाई नियम आपको कब समझ में आएगा पूरी तरह से, जब आप उदाहरण ज्यादा करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन यह है कि आप उदाहरणों को घर पे ज्यादा देखें। अब देखिए मित्रों, और इसके उदाहरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल, ऐसा उदाहरण है। द आ रहा है, क्या आ रहा है, द आ रहा है, ऊ के बाद में द आ रहा है, और उसके बाद में ज्वल का ज आ रहा है। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। अब बदलना किसको है, इधर वालों को बदलना है। इधर वाले में पहले कौन है, अपने द है। द को किस में बदले, द के बाद में ज आ रहा है, द के बाद में ज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। द के बाद में ज आ रहा है, इसलिए इस द को भी किस में बदले, ज में बदले। लेकिन द के बाद में ज ना आता और ये श आ जाता, च आ जाता, छ आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो भी किस में बदलते, ज में बदलते। बदल देते हैं मित्रों। उ द को बदलेंगे किस में, ज में। ज कैसा है, आधा है, तो उ लिख दिया। फिर अपन ने जो बदला ज वो लिख दिया। फिर आधा ज वहां ऑलरेडी है, तो उसको भी आधा ही लिख देते हैं। फिर है व, और फिर क्या है, ल, उज्ज्वल है। ऐसा हमारा रूप बन गया। जब भी आप देखते हैं ना तो अशुद्धि में, तो आप कभी कभी उज्ज्वल ऐसे लिख देते होंगे, उज्ज्वल, नहीं ये गलत है। उद प्लस ज्वल, और वो जो द है वही अपने बिल्कुल क्रम से, जैसे त थ द, वैसे ही छ छ ज तीसरे अक्षर में बदल रहा है। अपने वर्ग, अपने समान अक्षर में बदल रहा है। पर कंडीशन यह है कि वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। बदलना स या त वर्ग को ही है, क्योंकि इन्होंने संगति करी है किसकी, इसकी, तो ये ऐसे ही हो जाएंगे इनके जैसे। अब देखते हैं और अगला उदाहरण। आपने देखा होगा मित्रों, सद प्लस जन, सद प्लस जन। अब क्या है, द आ रहा है, क्या आ रहा है, द के बाद क्या आ रहा है, ज आ रहा है। अब बदलना किसको है, त थ द द न को ही बदलेंगे। स सरोता वाला और त थ द द न को ही बदलेंगे। त थ द द न में से क्या आ रहा है, द आ रहा है। द को किस में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, द को ज में बदलते हैं। अभी तो बदला ही है। द को किस में बदलते हैं, ज में बदल देते हैं। तो लो बदल देते हैं। ज कैसा है, आधा है। यहां ज कैसा है, पूरा है। इधर क्या बचा, स बचा, और फिर बाद में क्या है, जन। अब मिला लेते हैं इनको। श ज कैसा है, आधा है। फिर वाला ज कैसा है, पूरा है। तो इसमें जुड़ गया तो कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और फिर क्या है, न, सज्जन है। क्या बन गया, सज्जन है। सद जन को सज्जन कर दिया किसने, संगति ने। किसने, संगति ने। त इस द ने संगति करी ज की और सज्जन बन गया। ऐसा ही मित्रों हमारी लाइफ में होता है कि हम संगति किसकी करते हैं। इस स या त वर्ग ने संगति करी स या च वर्ग की, तो ये हो कैसा गया, इसी की तरह हो गया, स या च वर्ग की तरह। तो मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा कठिन भी आपको लग रहा है तो आप क्या करें, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और साथ में यदि आप नोट्स बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे का एक और उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे थोड़ा टिपिकल इसलिए है, थोड़ा अलग इसलिए है कि ये स या च वर्ग चाहे इधर का उधर भी चला जाए ना, तो भी आपको घबराना नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, याच धन ना, याच धन ना। अब मित्रों ध्यान से अब आप देखेंगे तो एक बात यहां पर आपको दिख पा रही होगी कि जो च वर्ग था वो पहले तो बाद में आ रहा था। च वर्ग यहां पर ये च छ ज बाद में आ रहा है, ज बाद में आ रहा है। सचित में भी च बाद में आ रहा था, लेकिन यहां पर ये च वर्ग कहां आ गया, पहले आ गया। पहले आया या नहीं आया,
और जो त वर्ग था त थ द द न, वो कहां चला गया, बाद में। लेकिन अब बदले तो किसको बदले, अब बदले तो किसको बदले, तो मैंने आपसे कहा था कि बदलना हमेशा किनको है, स या त वर्ग को। स या त वर्ग को बदलेंगे तो स को बदलेंगे इस स में, त को बदलेंगे च में, त को बदलेंगे छ में, तो वहां पर हमारे पास क्या है, न। क्या है, न। तो न को किस में बदलें, य में। किस में बदलेंगे, य में बदलेंगे। तो ये याच तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। और न को बदलेंगे किस में, य में। और इसके न के भी आ की मात्रा है तो इसको भी आ लिख देंगे, ऐसा ही बनेगा। न को किस में बदल दिया, या में बदल दिया। तो अब इनको मिला देते हैं। या च कैसा है, आधा है, और या चाह, या चाह मने मांगना, है ना, या चाह मने मांगना, ऐसा हमारा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। तो इसमें क्या हुआ कि स या त वर्ग बाद में चला गया तो भी बदलना उसको ही है। अब देखते हैं मित्रों एक आध और उदाहरण जो आपके किताब में है, बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे रामश धन शैते, रामश धन शैते, ऐसा हमारे पास उदाहरण है। रामश धन शैते, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि ये वाला श हमारे पास है और ठीक उसके बाद में श आ रहा है, तो हम इस वाले स को बदल कर कैसा कर देंगे, ऐसा स कर देंगे। तो कैसे कर देंगे, रा म, और इस स को बदलकर हमने क्या कर दिया, ये वाला श कर दिया, और बाद में क्या है, शैते, मिलाकर लिख देंगे। रामश, ये स आधा है और ये पूरा है, तो रामश शैते, क्या बन जाएगा, रामश शैते। और देखते हैं ऐसा ही उदाहरण एक और है, तो उसको देख लेते हैं। रामश धन चिनोती, रामश धन चिनोती, च आ रहा है, स के बाद में क्या आ रहा है, स के बाद में, मैंने कहा था ना भाई, स के बाद में जरूरी नहीं स आए, स के बाद में स ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। स के बाद में, इस स के बाद में कोई भी आए, इस त के बाद में कोई भी आए, लेकिन इस स को करना क्या है, श। तो इस स के बाद में च आ रहा है, तब भी इस स के स्थान पर क्या करेंगे, श करेंगे। क्या करेंगे, श। अब देखो मिला देते हैं, राम श और फिर चिनोती, क्या रूप बन जाएगा, राम और ये श और फिर चिनोती, रामस चिनोती। मुझे लगता है मित्रों आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। तो आप और बाकी के जो उदाहरण हैं आपकी किताब में उनको देखते रहिए। और देखते हैं एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने से यह होता है कि हमें जो संधि है उसका स्वरूप समझ में आता है। अब देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं मित्रों। उदाहरण है कश धन चित, ठीक वैसा ही उदाहरण है। श आ रहा है, स के योग में च आ रहा है, स के योग में च आ रहा है। ऐसा नहीं है कि स के बाद में स ही जरूरी हो, कुछ भी आ सकता है, छ छ ज झ ये स के बाद। तो इस स को करना क्या है, ये वाला श, स सलजम वाला श। तो कर देते हैं इस श के स्थान पर श, लेकिन वो भी कैसा, आधा होना चाहिए। क है और बाद में चित आ रहा है, तो मिला देंगे इनको। क श आधा है, श आधा है और च भी यहाँ पर कैसा है, आधा है। लेकिन दोनों इन स और च को मिलाएगी कौन, ये मात्रा। तो ये मात्रा लगते ही दोनों ही कैसे हो गए, पूरे हो गए। और बाद में क्या हुआ, त आ गया, कश्चित, क्या बन गया, कश्चित, ऐसा बन गया। एक और उदाहरण है मित्रों, ये देख लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं। हरिष्यते, ऐसा उदाहरण है, आपके किताब में भी है। हरिष धन शैते, ऐसा उदाहरण है। तो हम देखेंगे कि हरीश के बाद में जो ये श आ रहा है, इसके बाद में ए वाला श आ रहा है, तो इसके योग में ये वाला श आ रहा है, तो इस स के स्थान पर क्या कर दे,
ये वाला सलजम वाला श। तो कर देते हैं ये श दोनों के स्थान पर, लेकिन ये कैसा है, आधा है और बाद में क्या आ रहा है, शैते। अब इनको केवल मिलाकर लिखना है, तो लिखेंगे हरि श और शैते, हरिश्चैते, ऐसा बन जाएगा। तो रामश्चिनोति हरिश्चैते कश्चित सच्चित उज्ज्वल सज्जन याचा, ऐसे हमारे कुछ उदाहरण हैं और उन उदाहरणों को हम किताब में से भी देखें। मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके बाद में हम चर्चा जब भी करेंगे व्याकरणात्मक चर्चा, तो कोई इसके आगे की जो संधि है उसको लेकर आएंगे बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से। यदि आपको हमारी ये वीडियो क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और इन वीडियो को अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को जो कक्षा 10 में है, कक्षा 7 में है, कक्षा 8 में है या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन संस्कृत भाषा से उनको जानना जरूरी है, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।